हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। सेल्फ स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया और आप लोगों की जो सीरीज़ है वो बीच में फंसी हुई है, रुकी है। उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था और आज बस उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने के लिए आई हुई हूँ। और दूसरी बात, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैसेजेस काफ़ी सारे मिले थे आप लोगों के, तो आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैं पूरा वीडियो हिंदी में लिखने की भी कोशिश करूं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैंने वो छोटी सी कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि अब आपकी शिकायतें दूर हो गई होंगी और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत में बैंकों के इतिहास के बारे में। दोस्तों, अगर हम भारत में बैंकों के इतिहास की बात करें तो हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले हम प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद हम मध्यकाल का, उसके बाद हम आधुनिक काल का। तो दोस्तों, जो हमारा प्राचीन काल का इतिहास था, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ तो होती थी हर जगह, व्यापार भी होते थे, लेन देन होता था, कहीं पर एक्सचेंज पद्धति चलती थी, बार्टर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और कहीं पर करेंसीज में लेना देना होता था, कहीं पर स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी सामान के बदले में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कभी बैंकिंग जैसा सिस्टम नहीं पढ़ा है। हमें थोड़ा सा जो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट पढ़ने को मिलता है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मिलता है और उसके बाद थोड़ा कुछ। लेकिन बैंकिंग जैसा जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो यूरोपियन के आने के बाद हमारे देश में आया है। मतलब कि हम जो बैंकिंग का सिस्टम है वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इतिहास के साथ हम लिंक करके चलेंगे तो हमें चीज़ें शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में जो बैंकों की शुरुआत हुई थी बेसिकली, वो कब हुई थी? 1770 में। हमारे देश में एक कंपनी थी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। तो इस कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी 1770 में। ठीक है, लेकिन हाँ, चलो ठीक है, शुरू तो किया गया 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन क्यों शुरू किया गया होगा? तो देखो, हमारे देश में यूरोपीय क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे, है ना। तो वो यहाँ से क्या करते थे, मसाले लेकर जाते थे ढेर सारे अलग अलग टाइप के, और अपने देश का कुछ सामान यहाँ पर बेचा करते थे। तो इससे क्या होता था कि करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है, तो अब भाई उनको सामान का लेन देन करना है, बहुत यूज़ लेवल में, बहुत ज़्यादा बृहद मात्रा में वो व्यापार किया करते थे। तो उनको जो मुद्रा का प्रबंधन है, हाँ, जो मनी मैनेजमेंट है, मुद्रा का प्रबंधन, उसको आसान बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि भाई हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा डिपार्टमेंट ही बना देते हैं जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ मनी को मैनेज करना। ठीक है, तो उन्होंने बनाया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा था, मिसमैनेजमेंट की वजह से ये जो बैंक है ये 1830 में हो गया समाप्त। अब क्या होगा? अब होगा ये कि अब आएगा अगला हमारा बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, देखो, प्रेसिडेंसी, हम प्रेसिडेंसी स्टेट्स पढ़ते हैं ना, कि 3 हमारे प्रेसिडेंसी स्टेट्स हुआ करते थे जहाँ से बैठ के जो ब्रिटिशर्स है या जो यूरोपियन है वो राज करते थे हमारे देश में। तो वो 3 बेसिकली जो व्यापारिक हब थे उस ज़माने के, वो कौन कौन से थे? बंगाल था, बॉम्बे था और मद्रास था। तो इन्हीं 3 जगहों पर यूरोपीय पद्धति से 3 बैंक स्टार्ट किए गए और उनका नाम क्या था? तो पहला जो बैंक बना वो 1806 में बना फ्रेंड्स, उसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। दूसरा बना बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और तीसरा बना बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ठीक है, जो कि रेगुलेटेड होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी वो इसका नियंत्रण करती थी। आपको छोटा सा मैंने मैप में बताने की कोशिश की है कि ये देखो, ये है हमारा बंगाल हो गया, इधर हमारा मद्रास है और ये है हमारा मुंबई। ठीक है, आज का मुंबई तब का बॉम्बे कहलाता था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो तीनों हमारे राज्य हैं ये समुद्र से जुड़े हुए हैं, और यही जो 3 हमारे राज्य थे वो उस ज़माने के व्यापारिक हब भी आज भी हैं, लेकिन तब भी थे। तो यहाँ से क्या होता था कि अब देखो, यहाँ पर भी इनका एक हेडक्वार्टर है, एक यहाँ पर भी हेडक्वार्टर है, एक यहाँ पर भी, बॉम्बे में भी है, मद्रास में भी और मुंबई में भी है। मतलब बॉम्बे में भी है, मद्रास में भी और बंगाल यानी कोलकाता में। तो यहाँ से ये चीज़ों को मैनेज करते थे, करेंसी का फ्लो। मतलब कि अगर देखो, यहाँ से अगर इन्हें जाना है अपने दक्षिण पूर्वी देशों के साथ, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह व्यापार करने के लिए, तो ये इस बैंक की हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है। अगर ये पश्चिम दिशा में जाएंगे तो ये इस बैंक की हेल्प ले सकते हैं। सदर्न जो कंट्रीज़ हैं, दक्षिणी देश, वहाँ पे जाके व्यापार करने के लिए इनको इस बैंक की हेल्प मिल सकती है। मतलब इन्होंने छोटा सा अपना एक संगठन बना लिया था बैंकों का, ठीक है, ताकि इनको वित्तीय प्रबंधन में मिल सके आसानी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो बैंक है इसका नाम रखा गया प्रेसिडेंसी बैंक, और 3 इसके मतलब 3 हेड क्वार्टर के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो पहला बना बंगाल में 1806, दूसरा बना बॉम्बे में 1840 और तीसरा बना मद्रास में 1843 में, ठीक है। लेकिन अब करप्शन जैसी चीज़ तो हर जगह ही है, तब भी थी और आज भी है ना। तो अब क्या हुआ, देखो 3 हेड क्वार्टर, तो 3 हेड बैठेंगे। अभी अपना अलग पॉलिसी बना रहे हैं, ये अपना अलग पॉलिसी बना रहे हैं, ये अपना अलग पॉलिसी बना रहे हैं। तो अब सरकार का हो गया दिमाग खराब कि भाई अब रेगुलेटर तो हम हैं, हमने तुम्हें हेड बना दिया तो तुम मनमानी कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसा नहीं चलेगा। तो अब क्या किया गया, इन तीनों बैंकों को कर दिया गया मर्ज क्यों किया, ताकि उनकी जो वित्तीय प्रबंधन की प्रणाली थी वो आसान हो सके। देखो अब 3 हेड हैं तो डिस्प्यूट्स भी होंगे, अपनी अपनी मनमानी करने के लिए अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब तीनों को हम मर्ज करके एक बैंक बनाएंगे और उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा गया नाम? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फ्रेंड 1921 मतलब 1921 में इस्टेब्लिश हुआ। अब ये क्या हुआ, ये बैंक काम करता रहा, बहुत लंबे टाइम तक करता रहा और आज भी कर रहा है SBI के नाम से। जी हाँ, ये जो आज का हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यही तो उस ज़माने में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। क्लियर हुआ? तो फिर क्या हुआ कि जब हम आज़ाद हो गए, बहुत अच्छी कैपिटल के साथ ये काम कर रहा था, प्राइवेट बैंक था। देखो अब 1921 में हम आज़ाद तो थे नहीं, तो नो आज़ादी नो सरकार, नो सरकार तो नो सरकारी पैसा भी, ठीक है। जब सरकार ही नहीं होगी तो सरकारी धन कहाँ से आएगा? तो मतलब कि प्राइवेट बैंक था ये, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ने शुरू किया था ना इसको, तो एक निजी संस्थान के द्वारा शुरू किया गया एक निजी बैंक था। तो अब इसको सरकार ने बोला कि इसको अब हम गवर्नमेंट बैंक में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो इसको क्या किया, सरकार ने एक एक्ट पारित किया 1955 में, जिसका नाम रखा SBI एक्ट। और उस एक्ट के तहत इसका जो 1 जुलाई 1955 में है वो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है दोस्तों, नेशनलाइजेशन का मीनिंग, कि जब कोई संस्थान या कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है और वो निजी स्वामित्व के साथ स्थापित होता है, ठीक है। मान लो आपने कोई बैंक शुरू किया या कोई कंपनी शुरू की, कोई संस्थान शुरू किया, तो आपने अपनी कैपिटल यूज़ की, अपना पूंजी यूज़ किया, है ना। लेकिन कुछ समय के पश्चात अगर सरकार आपकी कंपनी में या आपके संस्थान में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दे, ठीक है, सरकार की हिस्सेदारी बढ़ गई। हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी? शेयर होल्डिंग के थ्रू। यानी कि देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट डे बताया था बैंकों का, जब मैं आपको टाइप पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे कि देखो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50% की शेयर होल्डिंग है, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन किसका है, ठीक है। मतलब मान लो आप और आपका फ्रेंड, आप दोनों एक कंपनी शुरू करते हो 100 करोड़ में, ठीक है, 100 करोड़ में आपने कंपनी शुरू की। अब इसमें 50 करोड़ आपने लगा दिए, 50 करोड़ आपके फ्रेंड ने लगा दिए, तो यहाँ से डिसाइड नहीं होगा ना कि कंपनी है किसकी। अब अगर किसी का शेयर बढ़ गया, आपने 10% शेयर बढ़ा दिया, मतलब आपने कर दिया अपना 60 करोड़ रुपीज़, ठीक है, और आपके फ्रेंड के हो गए 40 करोड़ रुपीज़। तो अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कंपनी आपकी कहलाएगी, आपका अधिकार ज़्यादा हुआ ना। तो ऐसे ही जब किसी संस्थान में, जो कि एक निजी संस्थान है, कुछ समय के पश्चात सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर उसे अपने स्वामित्व के अंतर्गत ले लेती है, उसका सारा मैनेजमेंट किसके द्वारा देखा जाता है? सरकार के द्वारा। तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये जो हमारा SBI है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को, और इसीलिए 1 जुलाई को हम SBI डे भी मनाते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मिस्टर रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं। वर्तमान में इसकी शाखाएं हैं 24,000, लगभग 24,000 शाखाएं इसकी पूरे देश में हैं, जबकि विदेशों में इसकी शाखाएं 190 के करीब है दोस्तों, ठीक है। और हाँ, ये भारत का नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये आप सबको पता होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको
कि हमारे देश में पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक्स आए 3, उसके बाद तीनों को मर्ज करके आ गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आज की डेट में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो, जब हमारा बैंक आ गया SBI 1955 में, तो इस्टेब्लिश हो गया। फिर सरकार ने बोला कि अभी तो एक ये सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर। देखो, पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी बैंक, और सरकारी चीज़ों में हमारे देश की जनता का भरोसा बहुत ज़्यादा रहता है, हमारा भी है सरकारी जॉब, तभी तो हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही सरकार ने बोला कि अब हम अलग अलग राज्यों में लोगों की सुविधा के लिए इसकी ब्रांचेस इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब एसोसिएट्स इसके डालते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि एक तो बीकानेर में बनाया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ठीक है। 8 एसोसिएट्स इस्टेब्लिश किए थे सरकार ने। तो जो फर्स्ट था वो उसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। क्लियर हुआ। तो ये आपको दिख रहा है, बीकानेर जयपुर राजस्थान में, हैदराबाद आंध्रा में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर आपका कर्नाटका में पड़ता है, पटियाला मिलेगा आपको पंजाब में, सौराष्ट्र गुजरात और त्रावणकोर केरल में, ठीक है। तो ये सारे बैंक सरकार ने इस्टेब्लिश कर दिए एसोसिएट्स के रूप में SBI के। फिर क्या हुआ कि अब चलो 8 एसोसिएट तो हो गए, लेकिन ज़रूरी तो थोड़ी है कि सरकार ने अब इस्टेब्लिश कर दिया तो प्रॉपर इनको फ़ायदा ही हो रहा हो, अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, सरकार को बढ़िया रेवेन्यू दे रहे हो, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। तो फिर क्या हुआ, NPA बढ़ने लगे। मिसमैनेजमेंट की वजह से सरकार ने क्या किया कि इनका मतलब मर्जर शुरू कर दिया, इनका क्या कहते हैं हिंदी में, विलयीकरण। हाँ, इनको आपस में मतलब मर्ज कर दिया, विलय कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो सरकार ने विलय किया वो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को आपस में कर दिया। कब? 1963 में। और वहाँ से नया बैंक बना स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है। तो 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की स्थापना हो गई। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी लगातार लॉस में जा रहा था, जिसकी वजह से सरकार ने 2010 में इसको SBI के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। और यहाँ 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को सरकार ने SBI के साथ मर्ज कर दिया था। फिर क्या हुआ दोस्तों कि कहानी चलती रही, काफ़ी लंबी चलती रही, और हमारी सरकारें भी बदलती रहीं। इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किसी ने काम नहीं किया या इतना ध्यान नहीं दिया बैंकिंग की तरफ, और बैंकों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चली रही थी। फिर क्या हुआ कि जब 2014 में हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी बने थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ध्यान दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि इन 5 एसोसिएट्स को, ठीक है, 5 एसोसिएट्स बच रहे हैं, तो इन 5 एसोसिएट्स प्लस भारतीय महिला बैंक, इनको आपस में मर्ज करवाने की जो सिफारिश थी PJ नायक कमेटी की, इसे इन्होंने मान लिया। और 1 अप्रैल 2017 को SBI में मर्ज हो गए कौन? ये 5 सहभागी बैंक जो थे एसोसिएट्स, और BMB मतलब भारतीय महिला बैंक, इसे इन शॉर्ट हम BMB कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आई। अब आगे देखते हैं, भारतीय महिला बैंक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। इसको शुरू किया गया था 2013 में इंदिरा गांधी जी की 96 बर्थ एनिवर्सरी में, मतलब उनका जन्मदिवस था 96वां, तो उसके उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। उषा आनंद सुब्रमण्यम इसकी चेयरमैन थी, और एम्पावरिंग द वीमेन एम्पावरिंग द इंडिया, ये इसका थीम था, टैगलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, बैंकों का विलय तो कर दिया सरकार ने, भारतीय महिला बैंक और 5 एसोसिएट्स का SBI के साथ, तो कुछ वजह रही होगी, कुछ रीज़न रहा होगा उसका। तो क्या कारण थे वो देखते हैं। देखो, पहला रीज़न हमें दिख रहा है बढ़ता हुआ NPA, दूसरा कारण दिख रहा है छोटे बैंकों में दक्षता की कमी, तीसरा दिख रहा है आपसी प्रतिस्पर्धा, पूंजी की भिन्नता और सरकारी कोष पर दबाव। ये जो रीज़न्स हैं, ये आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये आपको मेंस में लिखने के लिए हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, चाहे मैं पीछे जो एसोसिएट्स को भारतीय महिला बैंक के साथ मर्ज करने की बात करूं, या अभी हमने रिसेंटली 4 बैंकों का मर्जर देखा था, इसके पहले BOB में हमने देना बैंक वगैरह का मर्जर देखा था, विजया बैंक के साथ भी। तो ये सारे बैंकों का जो सरकार आपस में विलय आज भी कर रही है, अभी रिसेंटली 1 अप्रैल से प्रभावी हुआ है ना,
तो ये क्यों कर रही है, मतलब क्या रीज़न होगा सरकार को इतना ज़्यादा बैंकों का मर्ज करने के लिए? क्योंकि हम तो देखते हैं कि भाई अगर बैंक ज़्यादा होंगे तो काम ज़्यादा होगा, तो ब्रांचेस भी ज़्यादा बढ़ेंगी कंपटीशन में आकर, और फिर रोज़गार की सुविधाएं, मतलब रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। ऐसा कुछ हमारा थॉट रहता है हम सभी का। लेकिन सरकार बैंकों को मर्ज कर रही है तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे रोज़गार पर प्रभाव आएगा ना, और हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी इतना सरवाइव कर रही है, हमारा जो जीडीपी है वो लगातार डाउन हो रहा है, फिर सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है, जबकि सरकार तो हमारे वेलफेयर के लिए आई हुई है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है ना। तो उसका जवाब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों, तो बैंकों के विलय के क्या कारण हैं। ठीक है, देखो पहला, बढ़ता हुआ एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट? अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो इसे बोलते हैं गैर निष्पादित संपत्तियाँ। क्या होता है ये? गैर निष्पादित संपत्तियाँ। अब देखो, गैर निष्पादित, इन दो का वर्ड हम जानते हैं, इनका मीनिंग। संपत्तियाँ भी जानते हैं हम, ठीक है, लेकिन हमारे घर वाली संपत्ति नहीं है कि हमारा फ्लैट और हमारा प्रॉपर्टी, हमारे खेत, हमारे घर का एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें नहीं। मैं बैंक की बात कर रही हूँ। तो बैंक में दो चीज़ें होती हैं, एक होगा संपत्ति और दूसरा होगा दायित्व, राइट। अब अगर आप एक बैंक हो, मतलब आपका बैंक है या आप बैंक के एम्प्लॉय हो, मतलब आप बैंकर हो, और आपको मैं बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि आप एक बैंक के रूप में अपनी संपत्ति और अपना दायित्व किसे मानोगे? तो आप बोलोगे कि संपत्ति वो जिससे मुझे फ़ायदा हो, है ना, और दायित्व वो जो मुझे लौटाना हो। दायित्व क्या करते हैं हम? निभाते हैं ना। तो अब अगर एक बैंक हो तो आपको फ़ायदा कहाँ से होगा? आपके पास कोई आएगा, अपना पैसा रख के चला जाएगा सेविंग फॉर्म में, एफडी वेफडी करवा लेगा, तो आपकी वो संपत्ति बन जाएगी क्या? आप बोलोगे अरे वाह, मेरे पास तो 10 लाख रुपए हैं, मतलब ये मेरी संपत्ति है। फिर वो अगला पर्सन जिसने भी मनी को डिपॉजिट किया है, वो उस ड्यूरेशन को कंप्लीट होने के बाद आएगा और अपना पैसा विद इंटरेस्ट लेकर चला जाएगा। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन दूसरी तरफ आप करोगे कि आपने लोन दे दिया, आपने मुझे लोन दे दिया, ठीक है। अब आपने मुझे जब लोन दिया तो मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगी, और मैं मतलब ब्याज भी दूंगी, और मैं आपका मूलधन भी रिटर्न करूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि आपने मुझे दिए थे 10 लाख रुपए, इंटरेस्ट मिला के मैंने आपको दे दिए 12 लाख रुपए, तो आपको 2 लाख रुपए का यहाँ से फ़ायदा हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। फिर क्या करोगे आप? इस 2 लाख रुपए को किसी और को दोगे, मतलब 2 लाख या 12 लाख या 14 लाख, जो भी आपका इंक्रीज मनी होगा या जो भी सामने वाले की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आप अगली पार्टी को ये पैसा दोगे, फिर उससे पैसा आपको इंक्रीज होके मिलेगा तो अगले को दोगे। यही करते हो ना आप, पैसे से पैसा बनाते हो आप मतलब बैंक, ठीक है। तो ये आपकी संपत्ति हो गई। अब मान लो कि आपने मुझे 12 लाख रुपए का लोन दिया या 10 लाख रुपए का लोन दिया और मैंने आपका पैसा लौटाया ही नहीं, ठीक है, या फिर मैंने थोड़ा पैसा लौटाया, तो इसे बोलते हैं एनपीए। मतलब कि जब आपका जो मनी है ना, तो जब मनी मार्केट के सर्कुलेशन से गायब हो जाए, उसे बोलते हैं एनपीए। तो बैंकों का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उनका मर्जर ज़रूरी हो गया, क्योंकि जो कमज़ोर बैंक हैं उनको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, मतलब सरकार ख़त्म तो नहीं कर सकती है, तो उनको किसी प्रभावशाली या किसी बड़े बैंक के साथ सरकार मिला देती है। ये पहला रीज़न हो गया। कह सकते हैं कि उनके जो हानियां हैं उसको कम करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए। दूसरा रीज़न है छोटे बैंक में दक्षता की कमी। मतलब जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं उनमें इतने ज़्यादा टेक्नीशियन नहीं होते हैं, या प्रभावशाली उनकी कार्य पद्धति नहीं होती है, वो नेट बैंकिंग में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं रहते हैं, ठीक है। त्रुटिपूर्ण कार्य पद्धति की वजह से सरकार ने ये ऐसा फैसला लिया कि हम इनको बड़े बैंक के साथ मर्ज कर देते हैं। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा, बैंक में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, जिसकी वजह से कई बार जो बैंक्स होते हैं वो दूसरे बैंक से आगे बढ़ने के लिए अपनी एक्स्ट्रा ब्रांचेस खोलते हैं, भले ही वो अपना लॉस बियर ना कर पाएँ, भले ही वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी निकाल ना पाएँ, लेकिन प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से सरकार पर कहीं ना कहीं बोझ ही आता है। उसके बाद पूंजी की भिन्नता को दूर करने के लिए, अब देखो कोई एक बैंक है, अब सरकार तो सारे बैंक की पापा हुई,
मतलब क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक की हम बात करें तो सबके पापा तो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट का एक जो बेटा है वो बहुत आगे जा रहा है, मतलब 160 कंट्रीज़ में, 180 कंट्रीज़ में ब्रांचेस खोल रहा है, मतलब पूरे देश के पूरे राज्यों को अगर मैं हटा दूँ तो। और दूसरा बेटा है, यानी कि दूसरा बैंक है जो अपने ही देश में आगे काम नहीं कर पा रहा है, मतलब इनके उसकी 10 या 20 ब्रांचेस हैं, उसमें भी 12 बंद होने वाली हैं। तो इस विभिन्नता को हटाने के लिए, अब देखो पहला तो मेहनत कर रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है, प्रोग्रेसिव है, तो वो बढ़िया अपनी ब्रांचेस एक्सटेंड कर रहा है, अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आ रहा है लोगों के लिए। लेकिन जो दूसरा बैंक है उसका काम, उसकी जो कार्य पद्धति है वो इतनी संतोषजनक ना होने की वजह से सरकार सोचती कि यार पूंजी में विभिन्नता क्यों लेकर आए हम, तो हम अपनी कैपिटल को मर्ज कर देते हैं ताकि छोटी छोटी जो हमारी पूंजी है वो मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जाएगी, और बड़े अमाउंट को हम बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक भी बड़ा बनेगा। ठीक है, इस पर्पज़ के साथ। और एक हमारा जो रीज़न है वो है सरकारी कोष पर दबाव। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी बैंक को बचाने के लिए सरकार एक्स्ट्रा फंडिंग करती है। हम देखते हैं इंद्रधनुष योजना लेकर आई सरकार, 70,000 करोड़ रुपए सारे बैंकों को बांट रही है, बेटा कोई बात नहीं, एनपी हो गया, रोना धोना बंद करो, ये लो पैसे और आगे बिजनेस बढ़ाओ। तो इससे कितना, अब सरकारी बैंक है उसको पता है कि सरकार फंडिंग करेगी ही, तो वो इतना ज़्यादा अपनी फंक्शंस में भी ध्यान नहीं देते, कहीं ना कहीं इस चीज़ में थोड़ा सा वो पीछे हट जाते हैं कि यार हमारी फंडिंग हो जाएगी, ठीक है, अगर हम अपना एनपीए रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें ज़रूर सपोर्ट करेगी। तो इससे सरकार का जो कोष है, जो फंड है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो सरकार ने सोचा कि हम सारे कुछ बैंक्स को मिलाकर, मतलब जो लॉस में जा रहे हैं या जो जिनकी पूंजी कम है, जिनकी वर्क पद्धति मतलब कार्य पद्धति सही नहीं है, तो उनको हम मर्ज करके एक प्लेटफॉर्म में लेके आए और एक ही बैंक बना देते हैं। तो इससे सरकार का जो कोष है उस पर भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखो राष्ट्रीयकरण का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब कोई संस्थान शुरू होता है और वो निजी संस्थान होता है, प्राइवेट हाथ में, लेकिन कुछ समय के पश्चात सरकार उसका जो स्वामित्व होता है, जो नियंत्रण होता है, वो अपने हाथ में ले लेती है, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ। ठीक है, पहला मतलब इनको ऐतिहासिक एक घटना हम बोल सकते हैं। तो जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ था 19 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऐसे बैंक जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा थी। ठीक है, और उस वक्त हमारी जो वित्त मंत्री थी देश की वो इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। तो आपको पता होगी ये चीज़ें। अभी वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं हमारी फर्स्ट फुल टाइम, ये इनका फुल टाइम नहीं था एक्चुअली, मोरारजी देसाई ने रिज़ाइन दे दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया था। लेकिन जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो हमारी फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत की, तो वो फर्स्ट लेडी हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का, और वो 6 बैंक जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा थी। और उस वक्त हमारे जो वित्त मंत्री थे वो थे आर वेंकटरमण। ठीक है, अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों करवाया था उन्होंने, मतलब उस टाइम पर तो सही था, इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था, गरीबी थी, गरीबी हटाने के लिए नारा वारा दिया था, उनको खाना पीना दो भाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराने से क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों। क्या था कि प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा बोलबाला था उस समय, मतलब निजीकरण। क्या था कि पूंजीपति वर्ग बहुत ज़्यादा संपन्न हुआ करता था और वही बैंक भी शुरू कर लिया करता था। तो उससे क्या होता था कि उनके हाथ में पैसा था और वही पैसा बढ़ता जा रहा था, तो समाज में असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब मान लो आपका बैंक है, ठीक है, आपका मतलब पर्सनल, आपने अपने फ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर एक बैंक शुरू किया। ठीक है, मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ, 1969 to 80, ठीक है, इस दौर की। तो अब आपने एक बैंक शुरू किया और आपके पास 2 लोग आते हैं, एक फार्मर आता है, एक किसान आता है, और एक आता है व्यापारी, अच्छा खासा बिजनेसमैन। तो आप लोन देने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे सेकंड पर्सन को, जो कि एक बिजनेसमैन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन हमें पूरा इंटरेस्ट लौटाएगा, प्रिंसिपल लौटाएगा, इसे लोन देने से हमें फ़ायदा है। जबकि ये जो किसान आपके पास आया हुआ है, इसको आप लोन देने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे।
ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि नहीं है। तो यही चीज़ उस समय भी हुआ करती थी। उस समय लोग किसानों को लोन देने में या जो छोटे गरीब उद्यमी हैं उन्हें लोन देने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे जितना कि व्यापारी वर्ग को लोन देने में दिखाते थे। तो व्यापारी वर्ग तो दिनों दिन बढ़ेगा भाई, इनको समय पर धन मिल रहा है तो अपना व्यापार और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इतनी ज़्यादा विभिन्नता थी, इतनी ज़्यादा असमानता थी, जिसको देखकर इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार को अपने हाथ में एटलीस्ट कुछ बैंक तो रखना चाहिए, क्योंकि सरकार जो होती है वो पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए, पब्लिक की होती है ना, वही होती है ना सरकार। तो इन्होंने सोचा कि यार अगर मैं पब्लिक के लिए आई हुई हूँ और अगर मैं लोगों का हित ना कर पाऊँ तो क्या मतलब, फिर गरीबी कैसे हटेगी। और आपको पता होगा कि गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो इसके कुछ उद्देश्य थे, तो क्या उद्देश्य थे वो देखते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का जो पहला रीज़न था या ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि व्यक्तिगत पूंजी और निधियों का निम्नीकरण। देखो, अब जो आपका बैंक है तो आपकी पर्सनल कैपिटल लगी हुई है और आपकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो आप सेल्फ डिसाइड करोगे। तो अगर गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो, थोड़ा लोगों की, जनता के हित में पॉलिसीज़ बनाओ, तो आप क्या उनकी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि बोलोगे कि मेरा पैसा, मेरा बैंक। आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। तो सरकार आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में या आपकी पर्सनल पॉलिसीज़ में तो इंटरफेयर करेगी नहीं। ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न था सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना। दोस्तों, क्या होता था कि उस ज़माने में ना, अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हो और आपने गलती से किसी ऐसे इंसान से लोन ले लिया, व्यापारी, अभी मैं साहूकार के पास नहीं आई हूँ, ठीक है, व्यापारी, तो बहुत ज़्यादा शोषण होता था इनका। मतलब वो उनके बच्चों को अपने दुकान में ले जाते थे और अपनी फैक्ट्रीज़ में ले जाते थे और बेगार करवाते थे उनसे। और एक डायलॉग आपने सुना होगा कि एक जो गरीब है, उस समय पर आपने पढ़ा होगा कहीं आर्टिकल वगैरह, तो आपको पढ़ा हुआ होगा कि एक गरीब जो होता है वो गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में पलता है और गरीबी में ही उसकी मौत हो जाती है। तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट चलता था और ये बिल्कुल रियलिटी थी उस ज़माने में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कि समाज के हर वर्ग को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ऋण मिले, इसलिए उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया। अगला जो था वो साहूकार की भूमिका। आपको पता होगा कि साहूकारों के द्वारा कितना ज़्यादा शोषण किया जाता था। अब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं थे गरीब किसान मज़दूर, तो वो जाके लोन लेकर आते थे और ब्लैंक पेपर होता था, अंगूठा लगवा लिया और पूरी ज़िंदगी उनका ब्याज भरते 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 उनकी जान निकल गई। तो ये सारी चीज़ें चला करती थी। बहुत ज़्यादा गरीबी थी, खाने के लिए भी नहीं था और अकाल लगातार पड़ रहे थे हमारे देश में। उसके बाद अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अब देखो अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, जब हर एक व्यक्ति के पास इन्वेस्ट करने के लिए मनी होगी। और मनी कैसे होगी, जब उसके पास रोज़गार होगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको मिला के बताती हूँ। तो रोज़गार कैसे होगा, जब आप कोई चीज़ शुरू करने वाले हो, कोई संस्थान, कोई दुकान, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई भी चीज़, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और पैसा जाओगे आप सरकार के पास लेने, किसी सरकार इन द सेंस बैंक के पास। तो बैंक आपसे एक नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज करके आपकी सुविधा के हिसाब से आपको लोन दे देगा। तो आपकी बेरोज़गारी भी दूर हो जाएगी, आप प्लस 4 लोगों को और रोज़गार दोगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, वो स्पेंड करेंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और ज़्यादा लेबर पावर आएगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो चेन है, ये चेन बननी शुरू हो जाएगी इस एक वजह से। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को जब लोन मिल गया, उसका व्यापार सेटल हो गया, तो वो डेफिनेटली 2-4 लोगों को तो रखेगा अपने उद्यम में, और वो जो 2-4 लोग कमाएंगे तो वो डिमांड भी करेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न भी था। रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करना, यानी कि कुछ ऐसे संस्थान थे, ऐसी कंपनियां थी, ऐसे उद्यम थे, उद्योग थे जो कि पहले तो चल रहे थे लेकिन अब समय पर वित्त ना मिलने की वजह से रुग्णता में चले गए, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो वो बंद हो गए। तो सरकार ने सोचा कि नहीं, इनको हमें रिवाइव करना चाहिए। तो सरकार ने उनको पुनर्जीवित करने के लिए भी सोचा कि नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं हमारी जो नवीन विलय नीति है वो। हमारी जो नवीन विलय, मतलब रिसेंटली बैंकों को मर्ज किया गया है। आई एम सॉरी, हिंदी इतना ज़्यादा आ नहीं पा रही अभी इकोनॉमिक्स में, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँ, ठीक है।
तो जो हमारा अभी रिसेंटली सरकार ने बैंकों को मर्ज किया है वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को मर्ज किया है। और ये अमेलगमेशन मतलब मर्जर के बाद ये इनका जो विलय हो गया है, आफ्टर विलय ये जो पीएनबी है ना, पंजाब नेशनल बैंक, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, एसबीआई है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये चौथा अभी अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हुए हैं। ठीक है ना, कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मिला दिया सरकार ने, तो बन गया ये चौथा सबसे बड़ा बैंक भारत का पब्लिक सेक्टर का। तो तीसरा कौन सा था, तीसरा था बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा को 2017 में मिलाया गया था। इसमें देना बैंक और विजया बैंक को मिलाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला बैंक है वह यूनियन बैंक, 5वां सबसे बड़ा बैंक है। और इसे रिसेंटली आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिलाकर ये बनाया गया है। ठीक है, इन दोनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक में और ये बन गया 5वां सबसे बड़ा बैंक। उसके बाद इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक को मिलाया गया और ये बना हमारा 7वां सबसे बड़ा बैंक। तो फिर 6वां कौन सा था, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा 6th लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये जो हमारा बीओबी है, बीओबी को मर्ज किया गया था विजया बैंक और देना बैंक के साथ, ये 17 सितंबर 2018 में इसको मर्ज किया गया था। ठीक है, और 1 अप्रैल 2019 से ये प्रभावी हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपकी शिकायतें दूर हुई होंगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।